हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं डे 2 ऑफ 75 हार्ड डेज ऑफ फिजिक्स चैलेंज। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हर दिन फिजिक्स को बहुत ही स्ट्रांगली इंप्रूव करते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक्स को देखेंगे, बोर्ड्स के लिए एकदम कमर कस के तैयार हो जाएंगे। राइट तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी आप अगर नए आए हैं चैनल पे तो आपको पता ही होना चाहिए, सब्सक्राइब करके जल्दी से वो जो बटन होता है ना उसको प्रेस कर लो ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको मिलेगा डाउट क्लियरिंग सेशन एप्लीकेशन पे। डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ लास्ट तक हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं आपको कि हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा क्या है कि नहीं। ये बोर्ड ऑफ था तब तक मैं जरा रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखिए हमने पढ़ा क्या है भाई साहब, हमने पढ़ा है चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो उतना ही रहेगा, मोशन में है तो भी उसकी उतनी ही वैल्यूज रहेगी। मास के रिस्पेक्ट में हम लोग उसे कैसे मेजर करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, हाँ या ना। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिए। चेक वेदर द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल और नॉट। देख लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। नंबर 2 आपको दिया हुआ है 6.4 टाइम्स 10⁻⁻, लेट्स से कितना कह लें, या चलो 6.4 थोड़ा सा राउंड में हो रहा है, 2.0 कर लो, टाइम्स 10 टू द पावर कितना, -12 कूलम। तो देखते हैं दोनों को। अब यार पॉसिबिलिटी होना ना होना कैसे पता चलेगा, पॉसिबिलिटी के बारे में कैसे पता चलेगा वो देखिए। आप जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो होगा क्वांटाइजेशन का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब यार ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल कैसे यूज कर रहे हो आप, Q बराबर NE, N की वैल्यू क्या हो गई Q बाय E, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। Q कितना है टोटल दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20, यही ना चेक करना है, डिवाइडेड बाय E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको ऊपर भेजेंगे ये देखिए 32 16, ये 3 टाइम्स आ कितना गया 3 इंटू 10 की पावर -1। अरे सर -1 क्यों, यानी कि 0.3, n 1 से कम, ऐसा क्यों, -20 ऊपर था, -19 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। तो -1 ही तो बचा, 0.3 पॉसिबल है क्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके पॉइंट्स में हो सकते हैं क्या, बात खत्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट्स में हो सकते हैं क्या, बात खत्म, सिंपल, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है। ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। उसी से इसको भी देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए देख लेते हैं जनाब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये कैसे होगा। Q बराबर NE, राइट, N की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाय E। Q है कितना 2.0 टाइम्स 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। ओके, ऊपर भेजिए, कैसे लिख सकते हैं इसे,
2 × 10⁻⁴ देखिए 7 आ जाएगा, अपॉन में 1.6। देख लेते हैं इसे। ये हो गया सर 0.4 से देखोगे ना तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, राइट। और ये आ गया आपका 1.25 10⁻⁷। आप बोलोगे सर 1 मिनट, ये भी तो पॉइंट में आया 1.25। अरे उसके बाद में 7 जीरो भी तो है 25 के बाद में 7 जीरो भी तो है, तो 1250000। तो इतने तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं यार, पॉइंट्स में नहीं है ये। आई बात समझ में। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज के होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये हमें पता चल सकता है। सही है, दिस इज इट। कॉपी करें जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। काइंडली कॉपी इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम लोगों को पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। अच्छा, बाकी और जो इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो मैं आपको अलग से क्वेश्चन एक सेट लेके आऊंगा और उसमें कराऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, नाउ वी हैव कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, कैसा है, क्यों है, उस पर जरा हम लोग बात करेंगे। ऑगस्टीन दी कूलॉम्ब, ये फ्रांस के व्यक्ति थे, इन्होंने ये कूलम्स लॉ दिया अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से। एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया, टॉर्शनल बैलेंस होता है, उस पे इन्होंने चार्ज रख के, चार्ज मान के एक्सपेरिमेंट्स अपने किए। और इनका जो एक्सपेरिमेंट आया, रिजल्ट आया, वो देखिए क्या था कि F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसी हो सकती है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। रिपल्शन कब होगी, जब आपके पास में लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है बच्चों, कैसे होंगे, लाइक चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव हुआ, तो लाइक चार्जेस में आपको क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे। अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अनलाइक चार्जेस में आपको क्या देखने मिल रहा है, आपको देखने मिल रहा है अट्रैक्शन। लाइक चार्जेस में क्या देखने मिल रहा है आपको मिल रहा है रिपल्शन। तो लाइक और अनलाइक चार्जेस के अंदर आपको अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये नेचर होगा। और बाकी हम लोग एफ को किससे डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने कूलॉम ने ऑब्जर्व किया, हम लोग जरा उसकी चर्चा कर लें। तो देखिए यार, क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया, क्या क्या उसने देखा, उस पर हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसके ऑब्जर्वेशन में, सबसे पहली बात जो थी वो थी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज Q1 के। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होगा, ये प्रोपोर्शनल है फोर्स उसके। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना कम चार्ज होगा उतना कम फोर्स लगेगा। सिर्फ एक ही पे नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्शन तो दो में होंगे ना, तो इसीलिए फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सेकेंड चार्ज। जाहिर सी बात है,
Force is proportional to first charge as well as it is proportional to the second charge. Logic clear? आई बात समझ में? Number 3. And he also observed that force is inversely proportional to r square. अरे सर ये क्या है? ये कुछ ऐसा है, मान लो एक कोई चार्ज Q1 यहां रखा है, दूसरा चार्ज Q2 यहां रखा है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, सही? यानी कितनी दूरी पे स्थित है, ये कितनी दूरी पे रखे गए हैं, r डिस्टेंस पे। अगर ऐसी बात है तो क्या हम इनको कंबाइन कर सकते हैं? ये हो गया Q1 Q2। ये कुछ ग्रेविटेशन जैसा नहीं लग रहा क्या? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, लास्ट मतलब 11th में, पिछले साल, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें पता है भाई कि यार जो ये सिंबल होता है ये कौन सा है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन, है ना? तो प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपने हटाना है तो आप करोगे क्या? देखो क्यों हटाना है? क्योंकि यार इससे ये पता चल रहा है, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से ऐसा पता चल रहा है कि Q1 को अगर आपने डबल कर दिया तो फोर्स क्या होगा, Q2 को हाफ कर दिया या डबल कर दिया तो फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस इनके बीच में आपने चेंज कर दी तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालनी है, तब आपके लिए मुश्किल है, तब आपके लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगे, है ना? सो हम लोग यहां पे टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन a constant is used। हम लोग क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट को यूज करते हैं। अब वो कांस्टेंट है कितना? देखो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये तो बड़ा खतरनाक सा कांस्टेंट आ गया, ग्रेविटेशन में तो कैपिटल G दिया था बस यहां तो क्या ही है ये। अच्छा, तो इसको हम लोग K से भी डिनोट करते हैं, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सही है? यानी यहां से एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई, यहां से हमारे पास में एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन के तैयार है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आने के साथ, और यही कूलम्स इक्वेशन कहलाती है फोर्स कैलकुलेशन के लिए। ये कूलम्स इक्वेशन से हमें कैसे सॉल्यूशंस पे जाना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कॉपी कर लें प्लीज।
चलिए, आई गेस ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं नाउ। अब हमारे पास में इक्वेशन क्या आई देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या चाहें तो आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, दोनों ही सही हैं। अब यहां पे जो उपसाइलन नॉट है ये कितना है ये समझ लीजिए, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाएगा ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसको दिया कैसे जाता है? 8.85 10⁻⁻12, ठीक है, ये इस तरीके से दिया जाता है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी साहब, उस पर बात कर लेते हैं। यूनिट हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं है, न्यूटन इसकी, कूलम उधर चला गया, कूलम स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, अरे सॉरी, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ या ना? और वैसे अगर आप देखोगे तो k भी निकल सकता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, k कितना है? 1/4 पाई उपसाइलन नॉट, 1/4 पाई 8.85 10⁻⁻12, कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻⁹, अप्रोक्सीमेटली ये इतना आता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी देखिए, अच्छा ये अपॉन में था ना यार, यहां गड़बड़ कर दिया अपन ने, एक मिनट रुकिए, माय मिस्टेक, रियली सॉरी। ये उपसाइलन नॉट इधर चला गया, ये इधर आ गया, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा रहेगा। यहां क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों? देखो ना, सही बात है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ के, कांस्टेंट है यार, के के बारे में कोई पूछे क्या है? कांस्टेंट है, और क्या है? सारी वैल्यूज कांस्टेंट है ना, फिक्स है ना। हाँ, के अंदर जो उपसाइलन नॉट है वो इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो, राइट। आइए देखिए जनाब, तो यहां पे अगर देखो, मतलब इक्वेशन क्या आ गई? k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो, मान लो अगर Q1 +1 कूलम है, Q2 भी +1 कूलम है, इनके बीच का गैप R है, सही। अगर आप यहां पे देखोगे और R को भी मैं यूनिटी ले लूं, यानी 1 ले लूं, तो F किसके बराबर आ जाएगा? K के बराबर, या K किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब 1 है फोर्स बिटवीन 1 कूलम चार्जेस, चार्जेस मतलब Q1 और Q2 दोनों, एट 1 मीटर डिस्टेंस। दो 1 कूलम के चार्ज हैं, अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे आप इन्हें रखते हैं, इनके बीच में जो आपका रहेगा उसी को हम ये बोलेंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? कॉपी करें फिर आगे बढ़ते।
हो गया भाई, आगे चलें ना। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, कोई आपसे पूछे कि यार देखो 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, अगर इनको हम लोग 1 मीटर डिस्टेंस पे रख देवें तो इनके बीच में फोर्स कितना आ जाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू इतनी है। यानी अगर कोई भी दो 1 कूलम के चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस पे आप रखेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, 9 गीगा न्यूटन बोल सकते हैं, 10 की पावर 9 है ना। तो इतना रहेगा, क्लियर है। अब इसी को हम वेक्टोरियल नोटेशन में कर देते, देखो इन वेक्टर फॉर्म में और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखो ये कोई चार्ज है 1 Q1 1 पोजीशन पे, ये रहा Q2 2 पोजीशन पे, इनके बीच में दूरी जो है वो है R, सही। अब देखो 2 पे 1 की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF समझ जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, F2 से 1, ये हो जाएगा, ध्यान दो K तो चलने दो, K आसान है, थोड़ा सा कन्वीनियंट है, और यहां जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस R²। अच्छा 1 की वजह से 2 पे देख रहे हैं ना, तो ये हो गया R12, ये क्या हो गया बच्चे, R1 से 2, क्लियर है। इसका स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R1 से 2 की। मतलब सर समझ में नहीं आया ये 1 2 2 1 क्या है, मैं बता रहा हूं। देखो यार ये जो R1 से 2 है, ये बता रहा है, ये वेक्टर है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि क्या बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है, कहां से, 1 से कहां तक, टिल 2, 1 से लेके कहां तक मेजरमेंट बता रहा है, ये 2 तक, क्लियर है। आई बात समझ में, ये वेक्टर नहीं, इसको कैप, हाँ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बता रहा है, इज इट क्लियर। अब अगर मैं F21 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 21 तो पहले ही था, 12 लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से। अब देखो कैसे आएगा ये, वापस वेक्टोरियल नोटेशन ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कितना हो जाएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर, R2 से 1 का डायरेक्शन। सुनो ये R21 है क्या, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेक्टर, कहां से मेजर कर रहे हो, मेजर्ड फ्रॉम 2 टिल 1। अब देखो मतलब मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूं, हो सकता है कई बुक्स में आपको 1 से 2 1 से 2 या 2 से 2 2 से 1 2 से 1 ऐसे दिया हो, तो मैं जो नोटेशन फॉलो कर रहा हूं उसको आप पकड़ के चलो, बस दैट्स इट, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सा समझो। देखो यार मैंने कहा कि आप जब इसकी वजह से इस पे फोर्स देख रहे हो, किसकी वजह से, इसकी वजह से इस पे, तो आप यहीं से मेजर करना चालू करोगे ना, मेजरमेंट यहीं से चालू करोगे, या फिर ऐसे देख लो दोनों लाइक चार्जेस हैं, इसको धकेलेगा, इस तरफ धकेलेगा भाई, ऐसे धकेलेगा ना, इधर की तरफ मेजर कर रहे हो आप, फोर्स भी इधर है, ये इसका भी डायरेक्शन इधर है, सही बात है।
तो इसको मैं बोल रहा हूं 1 से 2, 1 से 2, ये डायरेक्शन यहां से यहां 1 से 2, 1 फिक्स पॉइंट था, यहां से 2, ठीक है। अब कई लोग इसको 2 1 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक चीज देख सकते हैं क्या कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये बराबर है भाई। हां, जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितना फोर्स 2 1 पे लगा रहा होगा उसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट लग रहा होगा 1 की वजह से 2 पे? सही बात है, इक्वल एंड अपोजिट। अंडरस्टूड? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कूलम्स लॉ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। ये क्या करता है? न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन देख के सुपरपोजिशन थ्योरम पे चलते हैं, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग यहां पे एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम देख लो यार, कैसे करोगे। 2 चार्जेस of 2 coulomb and -3 coulomb are placed at a distance, या चलो थोड़ा सा इसको और कैलकुलेटिव बनाते हैं, माइक्रो कूलम है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर। The nature and magnitude of force between them will be, देखो आसान है, समझ लो इसे। देखो बच्चों, 2 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है और -3 माइक्रो कूलम का दूसरा चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है 3 mm, सही। अब आपको निकालना है इनमें फोर्स कितना लग रहा है, mm है, सॉरी। तो अगर आप यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R², वैल्यूज रखो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 माइक्रो कूलम है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ये -3 का माइक्रो कूलम है, मतलब भाई, और 3 mm इसका स्क्वायर, सही बात है। अब देखो, सबसे पहले वैल्यूज रख देते हैं, माइनस का, माइनस इधर लिख दिया मैंने। अच्छा, -6 -6 -12 हो गया ना, राइट। यहां हो जाएगा
यहां हो जाएगा 9 10 की पावर -6। सही है, 9 से 9 उड़ा दो पहले तो, ठीक है। ये हो गया 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा -6 बचा, देखो यानी कि 3 2 जा 6, 10 की पावर ऊपर गया 15 हो गया ना, ये 9 और 6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 9 और 6 15 हो गया, और ये 3 बचा। 6000 न्यूटन इनके बीच में फोर्स कितना है, 6000 न्यूटन। अब इन्हीं को दूर रख दोगे कम हो जाएगा। इनवर्स स्क्वायर रूल है ना, इनवर्स स्क्वायर रूल है ना, अगर इन्हीं को दूर कर दोगे तो कम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस इसमें करने हैं, राइट, यस और नो। कॉपी करो। चलें आगे, शैल वी, बढ़िया। तो ये 6000 न्यूटन आंसर निकल के आ रहा है। अब जरा हम लोग सुपरपोजिशन रूल या सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, आओ जरा देख लें। सुपरपोजिशन रूल या सुपरपोजिशन थ्योरम, अब ये क्या कहती है, देखो यार ये सिंपल सा कहती है, अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस है ना, और कोई ऐसे दिया हुआ है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, अरे गलत हो गया, देखिए Q3 Q4 Q5 एंड Q1। तो यार ये कहता है, सुपरपोजिशन रूल कहता है कि देखो, एक पे दूसरे से लगने वाली फोर्स और एक पे पहले से तीसरे से लगने वाली फोर्स दोनों इंडिपेंडेंट है, समझ गए। यानी कि इन केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मल्टीपल चार्जेस की। इन केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस, जब चार्जेस बहुत सारे होंगे, है ना, द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on one charge is independent of the electrostatic forces is on one charge। ये पूरा नहीं हुआ स्टेटमेंट, एक मिनट रुको, due to second charge or any other charge is independent of, किससे इंडिपेंडेंट है, the electrostatic force due to third or other charges।
मतलब बाकी के चार्जेस प्रेजेंट हो या ना हो, ये वाला उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये प्रेजेंस में लगा रहा है या एब्सेंट में लगाता। ठीक है, इट डजंट मैटर। ओके, ये पहला पॉइंट हुआ। आइए जरा इसका सेकंड पॉइंट पढ़ लें। आइए जरा इसका सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट, द नेट चार्ज, सॉरी, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on one charge in a multiple system of charges in a multiple system of charges, the net electrostatic force acting on one charge in a multiple system of charges, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है एक पे, विल बी द वेक्टर सम all the individual forces. It shall be the vector sum of all the individual forces. Vector sum, ये बात ध्यान रखना। वेक्टर सम क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम के तरफ हम लोग चलेंगे। राइट, कॉपी करें, इसका नोट कराता हूं, फिर एक करो, देखो। चलिए आगे बढ़े। मतलब कि अगर मैं नेट फोर्स ऑन वन देखूं, वो कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, एंड सो ऑन टिल फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन। उसी प्रकार से अगर मैं नेट फोर्स ऑन टू की बात करूं, वो कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, ड्यू टू फोर, एंड सो ऑन टिल एफ, ये मान लो एन ड्यू टू एन माइनस वन, जो भी होता है। आप क्लियर है? तो ऐसे आपका चलेगा। यही क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही क्या है बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहेंगे इसे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, मजा आएगा। प्रॉब्लम, ये मान लो यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे Q2, और ये है आपका Q3। इनके बीच में जो गैप है, इसको मैं फिक्स कर देता हूं। ये मान लो L है, यहां से यहां तक भी L है, और ये भी है L। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे मान सकते हैं, ऑब्वियसली L L L है। तो फाइंड F net ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स देख लेते हैं। देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप वेक्टोरियल नोटेशन पे जाओ। क्या बोल रहा है? देखो तीनों पॉजिटिव हैं, आसान बनाते हैं इसे। तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये वाला इसको
इधर धक्काएगा, धक्का देगा, मतलब ये वाला इसको इधर धक्का देगा, लाइन ऑफ एक्शन। ये वाला इसको इधर धक्का देगा, इधर, और सिमिलरली फिर ये वाला इसको इधर धक्का देगा और ये वाला इसको इधर धक्का देगा। यानी कि अगर मैं इसे लिखूं और बनाऊं तो मुझे क्या लगता है, ये कुछ ऐसा बन रहा है क्या? ठीक है, यहां पे देखिए इंडिविजुअल मैं फोर्सेस को इंडिकेट कर दे रहा हूं। यहां की वजह से यहां वाला चार्ज इधर जाएगा, सही है, इधर की वजह से इधर वाला चार्ज इस तरफ जाएगा। लॉजिक क्लियर? ये इधर जाएगा, फिर क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं Q1, Q2, Q3, ऐसा ही तो है। और जब आप यहां पे देख रहे हो तो इसमें वैल्यूज भी जरा मैं डाल दूं, ध्यान से देखना। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। एक मैं निकाल के बता देता हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहां पे इसकी वजह से लग रहा है फोर्स F2, इसकी वजह से फोर्स मान लो F3 लग रहा है, सही है। मतलब 1 पे लग रहा है 3 की वजह से, और 1 पे लग रहा है किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो सबसे पहले 1 पे 2 की वजह से निकाल देते हैं। देखो K कितना? Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है? L स्क्वायर प्लस K, मतलब ये हो गया। उसके बाद में F 1 पे 3 की वजह से K Q1 इंटू Q3 अपॉन में डिस्टेंस L स्क्वायर, सही है। अब आपको F नेट निकालना है। वेक्टर सम है भाई, वेक्टर सम है दादा। तो वेक्टर सम कितना आ जाएगा? देखो रूट अंडर F12 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे, F1 से 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 से 2। ये थोड़ा सा घौच पौच हो रहा है, एक मिनट रुको, पहले मैं एक काम करता हूं, बेसिक से बता रहा हूं। देखो यार, वेक्टोरियल नोटेशन अगर आपने करना है ना तो ऐसा हो जाएगा। देखो 1 से 2 प्लस 1 से 3, मतलब 1 पे 2 से 1 पे 3 से, ये वेक्टर सम हो गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड अपन ने निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, इससे आप देख सकते हो कैसा आएगा? स्क्वायर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F कॉस थीटा, सही है। इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऐसे करोगे, वैल्यूज रखोगे, निकाल लोगे। ये F नेट किस पे आ गया? 1 पे। वैसे ही 2 और 3 पे निकाल सकते हो। अब इक्वेशन, क्वेश्चन और अच्छा कैसे बना देगा? इक्वल दे देगा, इनमें से कोई एक नेगेटिव दे देगा। उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक्स का ध्यान रखना है कि बेसिक चलेगा कैसे, बस दैट्स इट। ओके राइट। यहां पे निकालना होता तो अच्छा, रिजल्टेंट कैसे आएगा? ये तो सर मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे करेंगे? आओ देखो, डायरेक्शन भी समझा देता हूं, यही समझ लो, डायरेक्शन भी समझा दे रहा हूं, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं, एक मिनट रुको। पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है? ध्यान दो, ये वेक्टर्स ऐसे हैं ना, तो जो इनका रिजल्टेंट तो बीच में से आएगा, थीटा बाय 2 पे डिवाइड कर देगा, या हम अभी के लिए इसे फाई बोल देते हैं। सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 10 फाई लिखाएगा कैसे? ये तो रिजल्टेंट है, वेक्टर लॉ पढ़ा है ना अपन ने।
अगर हम लोग tan फाई की बात करें, ये थीटा नहीं है फाई है भाई, मैं इसको सही कर देता हूं, 1 मिनट रुको, ये थीटा नहीं फाई है। कैसे लिखोगे आप इसको? यहां पे ध्यान दो, तो ये तो हमें कोई भी पता तो नहीं चल रहा कि ये कैसा एंगल है, मतलब 90 डिग्री तो है नहीं, सीधे सीधे निकाल दें। तो अब क्या करेंगे, रिजॉल्व करके बता रहा हूं, रिजॉल्व करके देख लो, रेजोल्यूशन करके देख लो। मतलब ऐसे जोड़ते हो ना, जोड़ते कैसे हो, जोड़ते कैसे हो, देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसके यहां पे मुंडी लाके जोड़ दिया आपने, सही। ये हो गया रिजल्टेंट, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, यही ना होगा फाई? एक ही डायरेक्शन के साथ देख रहे हो, नहीं सॉरी रिजल्टेंट को देख रहे हो ना, ये है फाई। देखो वेक्टर्स पे मैंने इसको बड़े डायग्राम से समझाता हूं, अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा वेक्टर्स पे, बेसिक मैथ्स पे मैंने पूरा का पूरा ना समझाया है, बहुत अच्छे से डिटेल लेक्चर लिया है, उसको आप देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कॉपी कर लो। चलो आओ देखो, ये मान लो कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जोड़ना होता है तो इसकी टेल से इसके हेड को, और जो रिजल्टेंट आता है वो ऐसा आ जाता है। इनके बीच में देखो यही एंगल है ना फाई, इनके बीच में तो एंगल थीटा था, देखा था हमने, ए और बी के बीच में तो एंगल थीटा था ना। अच्छा ये वाला कितना हो गया, बी साइन थीटा, ये वाला कितना हो गया, बी कॉस थीटा। तो बेसिकली अगर मैं tan फाई की बात करूं, हो कितना जाएगा, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन में बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। सही बात है, ऐसे निकलेगा। आप तो खाली मैग्नीट्यूड ही निकाल लो, मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आएगा। बोल सर हाँ नहीं हमें फिर भी जानना है, तो कोई बात नहीं, आओ देखो ऐसा था F1 F13, सॉरी ये 1 2 था और ये 1 3 था, ऐसा ही था ना। अब आपको अगर इसको जोड़ना है, इनको ऐड करना है, तो कुछ नहीं, यहां ले आओ, ये 1 से 2 है, इसको यहां ले आओ, तभी तो जोड़ पाओगे। लो रिजल्टेंट ऐसा ही आया था, मैंने बताया था रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में दिखेगा आपको, पैरेललोग्राम लॉ से देख लो। सही बात है, अब देख लो सब आसान हो गया। ये एंगल इनके बीच में कितना था, थीटा। सर कैसे सर, हमें तो नहीं पता। देखो ना ये एंगल कितना है, थीटा, इसको पकड़ के यहां पे ले जाओगे तो एंगल अभी भी कितना रहेगा, थीटा ही तो रहेगा। इस तरफ एंगल कितना रहेगा, थीटा ही तो रहेगा, अगर ये थीटा है तो। सही। एंड ये वाला कितना है, 1 2, ये 1 3, तो ये हो गया F13 साइन थीटा, ये F13 कॉस थीटा, और इसी से कोरिलेट कर लो, डायरेक्शन आ गई फाई। फाई किस लिए जरूरी है, डायरेक्शन के लिए। इस पे बेस डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कॉपी कर लो। क्वेश्चन का एक अलग से सेशन इसके जस्ट बाद में, मतलब कल आने वाला है। ओके, कॉपी करें प्लीज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बस आपको प्रथा पता ही है क्या करना है। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।